एक ऐसी दुनिया जहां भविष्य बदल चुका है, लेकिन मशीनों का आतंक अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है। इस बार दुश्मन सिर्फ लोहे का रोबोट नहीं है, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। और उसे रोकने के लिए वापस लौटी है वही लीजेंड जिसका नाम है सारा कॉनर। साल 1998 यह वह समय था जब सारा कॉनर और उसके बेटे जॉन कॉनर को लगा था कि उन्होंने जजमेंट डे को रोक दिया है। उन्होंने साइबरडाइन सिस्टम को तबाह कर दिया था और उन्हें विश्वास था कि 3 अरब लोगों की जान बच गई है। वे मैक्सिको के लिविंगस्टन में एक खूबसूरत बीच पर सुकून के पल बिता रहे थे। सारा एक मेज पर बैठी कुछ लिख रही थी और जॉन पास के ही एक बार से ड्रिंक लेने गया था। लेकिन तभी एक T-800 टर्मिनेटर वहां आता है। टर्मिनेटर ने अपनी शॉटगन निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन कॉनर को गोलियों से भून दिया। सारा ने अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को मरते देखा। मशीन ने अपना काम पूरा किया और जंगल की तरफ चला गया। सारा अपने बेटे के शरीर को पकड़कर रोती रही। यह वही लड़का था जो कभी भविष्य में मशीनों के खिलाफ जंग जीतने वाला था, पर वह अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। अब सीन शिफ्ट होता है 2020 में और हम देखते हैं कि अचानक एक बिजली का गोला बनता है और उसमें से एक ग्रेस नाम की लड़की निकलती है। जब वहाँ पुलिस आती है तो ग्रेस अकेले ही उन सबको धूल चटा देती है। उसकी फुर्ती और ताकत सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। वह किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन वह बहुत जल्दी में थी। वह एक लड़के के कपड़े छीनकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मैक्सिको सिटी में डैनी रेमोस नाम की एक लड़की अपने भाई और पिता के साथ रहती थी। डैनी एक ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में काम करती है। वह बहुत ही जिम्मेदार और अपने भाई का पूरा ख्याल रखती है। उसे इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि जिस दुनिया को वह जानती है वह पलक झपकते ही बदलने वाली है। उसी समय दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे कोने में एक और शख्स आता है जिसका नाम है रेव 9। देखने में यह एक साधारण इंसान लगता है, लेकिन असल में यह अब तक का सबसे खतरनाक और एडवांस टर्मिनेटर था। रेव 9 सबसे पहले डैनी के घर जाता है। वह डैनी नहीं होती, लेकिन उसके पिता होते हैं। रेव 9 बिना किसी दया के उसके पिता को मार देता है और उनका रूप ले लेता है। वह डैनी का पिता बनकर उसके काम करने की जगह यानी फैक्ट्री में पहुंचता है। डैनी और उसका भाई वहां काम कर रहे होते हैं। तभी डैनी को उसके पिता दिखाई देते हैं जो लंच लेकर आए थे। जैसे ही डैनी उनके करीब जाने वाली होती है, ग्रेस वहां पहुंच जाती है। जैसे ही रेव 9 अपनी गन निकालता है, ग्रेस अपनी गन से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है। फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। डैनी और उसका भाई हैरान हो जाते हैं, आखिर यह सब क्या हो रहा है। ग्रेस उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। ग्रेस, डैनी और उसका भाई एक पिकअप ट्रक से भागते हैं, जबकि रेव 9 एक भारी ट्रक लेकर उनका पीछा करता है। यहाँ हमें रेव 9 की असली ताकत देखने को मिलती है। यह टर्मिनेटर अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट सकता है, एक उसका ठोस स्केलेटन और दूसरा उसका लिक्विड मेटल वाला हिस्सा। वह एक साथ 2 जगहों से हमला कर सकता है। पीछा करने के दौरान रेव 9 डैनी के भाई को बेरहमी से मार देता है। डैनी टूट जाती है, लेकिन ग्रेस के पास रुकने का समय नहीं था। ग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेव 9 की रिकवरी पावर बहुत तेज थी। वह किसी भी चोट से तुरंत उबर जाता है। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आती है। गाड़ी से एक महिला उतरती है। यह कोई और नहीं बल्कि सारा कॉनर होती है। सारा बिना एक शब्द बोले रेव 9 पर गोलियां बरसाना शुरू करती है। वह ब्रिज के नीचे गिर जाता है और उसके स्केलेटन पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर देती है। फिर एक ग्रेनेड रेव 9 पर फेंकती है। धमाका इतना जोरदार होता है कि रेव 9 का लिक्विड मेटल बिखर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रेस और डैनी वहां से सारा की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। तभी ग्रेस को अचानक तेज बुखार आता है। वह बताती है कि हाई इंटेंस फाइट करने के बाद उसकी पावर कम हो जाती है। वे लोग एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं ताकि कुछ दवाइयां और इंजेक्शन ले सके, लेकिन तभी ग्रेस बेहोश हो जाती है। तभी सारा भी वहां पहुंच जाती है और उनकी मदद करती है। उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और ग्रेस को इंजेक्शन देती है। जब ग्रेस होश में आती है तो सारा अपनी बंदूक तानकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक झटके में ग्रेस सारा से बंदूक छीन लेती है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। सारा को लगता है कि ग्रेस भी एक टर्मिनेटर है, लेकिन ग्रेस उसे बताती है कि वह कोई टर्मिनेटर नहीं बल्कि एक इंसान ही है, पर इंसान से 2 कदम आगे, क्योंकि उसके अंदर थोरियम माइक्रो रिएक्टर डाला गया है। वह बताती है कि वह भविष्य की एक सिपाही है जिसके शरीर में मशीनी पुर्जे लगाए गए हैं ताकि वह मशीनों से लड़ सके। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां ज्यादा मजबूत है और उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेजी से काम करता है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए लगातार दवाओं और भारी खुराक की जरूरत होती है। सारा को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह स्काईनेट का जिक्र करती है। सारा गर्व से कहती है कि उसने और उसके बेटे जॉन ने 1997 में स्काईनेट को दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया था, लेकिन ग्रेस उसे एक कड़वा सच बताती है। ग्रेस कहती है, मैंने कभी स्काईनेट के बारे में सुना ही नहीं, हमारे भविष्य में कोई स्काईनेट नहीं है। ग्रेस कहती है कि भले ही सारा ने स्काईनेट का भविष्य बदल दिया, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से बाज नहीं आए। स्काईनेट की जगह लीजन नाम के एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली। लीजन को साइबर युद्ध के लिए बनाया गया था, लेकिन उसने इंसानों को ही अपना
दुश्मन मान लिया। भविष्य में लीजन ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और जजमेंट डे फिर से हुआ, बस उसका नाम और तरीका बदल गया। ग्रेस बताती है कि अब टर्मिनेटर्स को लीजन भेजता है और रेव 9 उसी का सबसे खतरनाक हथियार है। डैनी पूछती है कि सारा को उनकी लोकेशन का पता कैसे चला। सारा बताती है कि 1998 में जॉन की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक अनजान नंबर से इनक्रिप्टेड मैसेज मिलने लगे। उन मैसेज में हमेशा एक समय, एक जगह और अंत में लिखा होता था जॉन के खातिर। जब भी सारा उन लोकेशन पर जाती उसे वहाँ भविष्य से आया हुआ एक नया टर्मिनेटर मिलता। सारा ने पिछले कई साल को उन्हीं टर्मिनेटर्स को मारते हुए गुजारा है। उसे लगता था कि शायद भविष्य से कोई उसे मैसेज भेज रहा है ताकि वह अपना बदला ले सके। ग्रेस सारा के फोन को अपने साइबरनेटिक दिमाग से स्कैन करती है और उन मैसेज के पैटर्न को समझती है और महसूस करती है कि मैसेज सिर्फ समय और जगह नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। सारा को लगता है कि डैनी शायद किसी नए जॉन कॉनर को जन्म देने वाली है, इसीलिए उसे मारा जा रहा है। लेकिन ग्रेस उसे टोकते हुए कहती है कि डैनी किसी और की मां नहीं बनने वाली, बल्कि डैनी खुद वह शख्स है जो भविष्य में रेजिडेंस की कमांडर बनेगी और इंसानों को मशीनों के खिलाफ लड़ना सिखाएगी। सारा को डैनी में अपना पुराना रूप दिखने लगता है। डैनी जो कुछ समय पहले तक सिर्फ एक साधारण वर्कर थी, अब धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी को समझने लगती है। वह ग्रेस से कहती है कि वह और भागना नहीं चाहती, वह लड़ना चाहती है। ग्रेस सारा के मैसेज के डेटा को डिकोड करती है और उसे पता चलता है कि ये सभी मैसेज अमेरिका के एक खास इलाके से आ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ग्रेस के अपने भविष्य में भी उसके कमांडर ने उसे घायल होने या मदद की जरूरत पड़ने पर इसी खास लोकेशन पर जाने का निर्देश दिया था। इसका मतलब था कि अमेरिका में कोई ऐसा बैठा है जो अतीत और भविष्य दोनों को जानता है। वे तीनों तय करते हैं कि वे अमेरिका जाएंगे, लेकिन अब समस्या यह है कि रेव 9 ने अब पूरे सरकारी नेटवर्क और कैमरों पर कब्जा कर लिया है। वह पुलिस, सेना और हर उस तकनीकी साधन का इस्तेमाल कर रहा है जो उन्हें ढूंढ सके। सारा उन्हें पुराने तरीके से बॉर्डर पार करने की सलाह देती है। वे एक पुरानी वैन लेते हैं और अपनी पहचान छिपाकर अमेरिकन बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। वे लोग बॉर्डर तो पार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। तभी उन पर एक प्लेन क्रैश हो जाता है। इसे कोई और नहीं बल्कि रेव 9 ने किया था। डैनी को बचाने के चक्कर में ग्रेस घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। डैनी और सारा को जेल में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रेस को होश आता है। वह हथकड़ी तोड़कर डैनी को बचाने के लिए जाती है। तभी उनको ढूंढते हुए रेव 9 पुलिस की वर्दी में आता है। जेल में भगदड़ मच जाती है। रेव 9 कई लोगों को मार देता है और इनका पीछा करता है। वे किसी तरह से एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और उस रहस्यमयी पते पर पहुंचते हैं जहां से सारा को सालों से मैसेज मिल रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सारा के सामने वही चेहरा होता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। T-800 का वह मॉडल जिसने उसके बेटे को मारा था। वह गुस्से में उसको गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उसे रोकती है और उसे शांत कराती है। T-800 कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मशीन अब किसी हत्यारे की तरह नहीं दिख रही थी। उसने साधारण इंसानी कपड़े पहने थे और उसका व्यवहार बहुत ही शांत था। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि यह टर्मिनेटर, जिसका नाम अब कार्ल है, एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी और एक सौतेले बेटे के साथ रह रहा है। सारा यह देखकर और भी आग बबूला हो जाती है कि जिस मशीन ने उसका घर उजाड़ा वह खुद एक सुखी परिवार के साथ रह रहा है। कार्ल अपनी कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि 1998 में जॉन को मारने के बाद उसका प्रोग्रामिंग मिशन पूरा हो गया था। स्काईनेट अस्तित्व में नहीं था, इसीलिए उसे आगे का आदेश देने वाला कोई नहीं बचा था। समय बीतने के साथ इंसानों के बीच रहते हुए उसने सीखना शुरू किया। उसने एक महिला से शादी की और उसके बच्चे के साथ रहने लगा। कार्ल कहता है, इंसानों के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे क्या छीना है। मुझे पछतावा महसूस होना शुरू हुआ, जो एक मशीन के लिए असंभव माना जाता है। उसने बताया कि जब भी उसे स्पेस टाइम में हलचल महसूस होती थी, वह समझ जाता था कि भविष्य से कोई नया टर्मिनेटर आ रहा है। वह उन लोकेशन को ट्रैक करता और सारा को गुप्त संदेश भेजता ताकि सारा उन्हें मारकर अपने मन की शांति पा सके। सारा उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन डैनी उसे समझाती है कि उन्हें रेव 9 को रोकने के लिए कार्ल की ताकत की जरूरत पड़ेगी। कार्ल के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा था। वह जानता था कि रेव 9 को सामान्य हथियारों से नहीं खत्म किया जा सकता। सारा अपने एक पुराने संपर्क से EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस मंगवाती है। उसका प्लान यह था कि वे रेव 9 को एक ऐसी जगह फंसाएंगे जहां EMP का धमाका करके उसके चिप को जलाया जा सके। कार्ल डैनी को हथियार चलाने सिखाता है और उसे मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करता है। सारा को धीरे धीरे डैनी के अंदर एक लीडर की झलक दिखने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि रेव 9 ने अपनी विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ निकाला है। वह सरकारी सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से सीधे कार्ल के घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही उन्हें खतरे का आभास होता है, कार्ल अपने
परिवार को कहीं दूर भेज देता है, यह जानते हुए कि शायद वह उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। और वे सब एक वैन में वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक सैन्य ठिकाने पर पहुँचते हैं ताकि वहाँ से एक भारी सैन्य विमान चुरा सके। उनका मकसद हवा में लड़ना है ताकि रेव9 को भागने का मौका न मिले, लेकिन रेव9 एक हेलीकॉप्टर लेकर उनके पीछे लग जाता है। अब शुरू होता है इस फिल्म का सबसे लंबा एक्शन सीक्वेंस। रेव9 अपने विमान से कूदकर उनके प्लेन पर चढ़ जाता है। वह प्लेन के पंखों और इंजन को तबाह करने लगता है। कार्ल और ग्रेस मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। वे रेव9 को काबू नहीं कर पा रहे थे। रेव9 फिर से दो हिस्सों में बट जाता है। उसका एक हिस्सा ग्रेस से लड़ता है और दूसरा कार्ल से। प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। प्लेन पूरी तरह तबाह होकर नीचे गिर रहा होता है। डैनी और ग्रेस एक मिलिट्री ट्रक के अंदर बैठकर प्लेन से बाहर कूदते हैं जिसमें पैराशूट लगे होते हैं। कार्ल और रेव9 प्लेन के मलबे के साथ नीचे गिरते हैं। ट्रक एक डैम के पास जाकर गिरता है और डैम के नीचे लटक जाता है। वे सब बुरी तरह घायल हो जाते हैं। रेव9 फिर से उनका पीछा करता है और डैम पर आकर खड़ा हो जाता है। ग्रेस लटके हुए ट्रक की रस्सी काट देती है जिससे ट्रक गहरे पानी में गिर जाता है। पानी से निकलकर ये लोग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेस की एनर्जी बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए वो पावर प्लांट का गेट नहीं खोल पाती। तभी वहाँ T-800 यानी कार्ल आता है और ग्रेस को एक इंजेक्शन देता है और पावर प्लांट का गेट तोड़ देता है और ये लोग अंदर जाते हैं। EMP डिवाइस जो उनकी आखिरी उम्मीद थी प्लेन क्रैश के दौरान डैमेज हो जाती है। अब उनके पास केवल उनके हथियार, उनकी हिम्मत और एक दूसरे का साथ था। रेव9 भी प्लांट के अंदर आता है। यहाँ पर इस फिल्म का लास्ट एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। इस फिल्म का हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी जबरदस्त लगता है, चाहे वह फिल्म के शुरुआत का हो या फिर लास्ट का। कार्ल और ग्रेस एक साथ मिलकर रेव9 से फाइट करते हैं। इनकी फाइट काफी देर तक चलती है जिसमें ग्रेस भी घायल हो जाती है और कार्ल भी काफी डैमेज हो जाता है। सारा कॉर्नर अपनी बची कुची गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन रेव9 का तरल धातु वाला हिस्सा गोलियों को सोख लेता है। वह फिर से दो हिस्सों में बट जाता है और सारा को उठाकर फेंक देता है। अब स्केलेटन अलग और लिक्विड मेटल अलग होकर फाइट करते हैं। ग्रेस और कार्ल मिलकर रेव9 की लिक्विड मेटल बॉडी को एक चलती मशीन में डाल देते हैं। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है और वह मारा जाता है, लेकिन रेव9 का स्केलेटन अभी भी जिंदा था। इनके पास रेव9 से बचने का कोई चांस नहीं था। तभी ग्रेस डैनी से कहती है कि मेरे शरीर के अंदर जो पावर सोर्स है वह एक छोटे परमाणु बम की तरह है। अगर तुम इसे निकाल कर रेव9 के अंदर डाल दोगी तो उसका सिस्टम पूरी तरह जल जाएगा। डैनी उसे मना करती है। वह कहती है कि इससे तुम मर जाओगी। ग्रेस मुस्कुराती है और कहती है कि भविष्य की डैनी ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा था। मेरा मकसद तुम्हें बचाना है। डैनी कांपते हाथों से ग्रेस के सीने से वह चमकता हुआ पावर सोर्स निकाल लेती है। ग्रेस की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उसने अपना वादा पूरा किया। डैनी पावर सोर्स लेकर रेव9 की ओर झपटती है, लेकिन वह पावर सोर्स रेव9 के अंदर नहीं घुसा पाती। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसी वक्त कार्ल उसकी मदद करता है। वह रेव9 को पकड़ लेता है और डैनी पावर सोर्स उसकी आंख में घुसा देती है। कार्ल उसे टरबाइन पिट में लेकर कूद जाता है। वह जानता है कि रेव9 को खत्म करने के लिए उसे खुद को भी खत्म करना होगा। कार्ल उसे तब तक पकड़ कर रखता है जब तक कि रेव9 की पूरी बॉडी शॉर्ट सर्किट से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। उसके साथ कार्ल भी खत्म हो जाता है। रेव9 का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है और उसके साथ ही कार्ल यानी T-800 भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तारा ने आखिरकार अपने बेटे के कातिल को दम तोड़ते देखा, लेकिन एक दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि एक रक्षक के रूप में। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डैनी एक खेल के मैदान के पास खड़ी होती है। वहाँ पर एक छोटी लड़की को देखती है। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रेस होती है, जो कि सिर्फ 10 साल की है और वह अपने माता पिता के साथ खेल रही है। डैनी जानती है कि इस बच्ची को एक दिन उस खौफनाक भविष्य का सामना करना होगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होगी क्योंकि अब उसके साथ सारा और डैनी भी होंगे। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है।